नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप कक्षा 10 गणित के प्रथम चैप्टर को हल कर रहे थे, जिसमें पिछले तीसरे भाग में हमने 1.1 के सभी प्रश्नों को हल किया। आज हम प्रश्नावली 1.1 के बाद जो हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो हम उदाहरण 5 को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण 5 में आप देखते हैं कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। बड़े ध्यान से समझना है। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n प्राकृत संख्या, तो देखो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वह 1 से प्रारंभ होती हैं, यानी 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो 4 की घात n, और n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, यानी 1 से लेकर के कोई भी संख्या क्या n की ऐसी है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता हो। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसमें भी दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन कॉपी में हम किस तरह से इसको लिखेंगे, हल करेंगे, उसको आपको समझना है। और एक बात इसमें विशेष ध्यान देनी है कि यदि ये प्रश्न 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है तो हम इसका हल किस प्रकार लिखेंगे, और यदि यह 2 नंबर में पूछा जाता है तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो हम देखते हैं कि यदि ये प्रश्न बड़े नंबर में आता है तो हम इस उदाहरण 5 का हल किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि यदि n के किसी मान के लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी, n के किसी मान के लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। निश्चित है कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 5 उसका एक गुणनखंड होगा। अर्थात 4 की घात n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन 4 की घात n बराबर, जब हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 होल घात n, अर्थात 2 गुणे 2 मतलब 2 की घात 2 इंटू n, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2n। यहाँ हम देखते हैं कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। इसके हमने जो गुणनखंड देखे, इन गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की घात n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। इस तरह से यदि हम इसका हल लिखते हैं तो ये 4 से 5 नंबर के लिए पर्याप्त है। लेकिन यदि यही प्रश्न 2 नंबर में आता है तब हम इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। तो 2 नंबर के लिए आप इसका हल उदाहरण 5 का करेंगे कि 4 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 होल घात n, जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 होल पावर n के रूप का होता है। अतः 4 की घात n 0 पर समाप्त
नहीं होगी। तो 2 नंबर के लिए हम इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, यानी जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होल घात n के रूप में होना चाहिए। जबकि यहाँ पर हमारे 2 गुणे 2 के रूप में दिया गया है, तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब हम उदाहरण 6वां देखते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में दिया गया है कि 6 और 20 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और निकालने के बाद फिर हमें इन दोनों संख्याओं 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF इसके पहले भी हम निकाल चुके हैं, लेकिन वो हमने एल्गोरिथम विधि से निकाले थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम उदाहरण 6 के प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे ये समझें। तो सबसे पहले 6 और 20 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड और 20 के अभाज्य गुणनखंड, इन गुणनखंडों को हम गुणा के रूप में लिखते हैं। 6 बराबर 2 गुणे 3 बराबर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का गुणनखंड 1 बार है तो हमने 2 की घात 1 लिखा, फिर गुणा। 3 का गुणनखंड 1 बार है तो हमने 3 की घात 1 लिखा। इसी प्रकार हमने 20 के गुणनखंड लिखे। 20 के गुणनखंड, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 का गुणा 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा, और 5 1 बार आया है तो 5 की पावर 1। अब यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम HCF निकालेंगे। तो अब आप इस प्रश्न में समझेंगे कि HCF जो हमें निकालना है 6 और 20। तो अभी हमने जो गुणनखंड किए हैं अभाज्य, यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई थी, तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल जे HCF कहलाता है। कितनी भी संख्याओं का यदि हमें HCF निकालना है तो उसका ये सूत्र होता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की, यानी हमारे सामने 2 अभाज्य गुणनखंड दिए हैं, प्रत्येक यानी ये दोनों, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ से मतलब है जो दोनों के पास हो। जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये दोनों के पास है, ये उभयनिष्ठ है। 3 यहाँ पर है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, तो ये भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ माना जाएगा जो दोनों के पास हो, यानी प्रत्येक के पास हो। तो इसमें हम बताएंगे कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल बराबर 2 की घात 1। सबसे छोटी, यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1 है, तो हम HCF में सबसे छोटी घात लेते हैं, तो वह होगा 2 की घात 1 अर्थात 2। तो 6 और 20 का जो HCF होगा वह कितना होगा? 2 होगा। अब हम निकालते हैं LCM। तो LCM जब हम 6 और 20 का निकालेंगे तो इसमें लिखा जाएगा कि प्रत्येक, अब इसमें लिखा नहीं है तो आप इसमें लिख लेंगे कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अब देखो इसमें एक शब्द उभयनिष्ठ नहीं आया है, क्योंकि LCM में हम क्या करते हैं, सभी पदों को लेते हैं। इसमें 2 का पद दिया है तो हम 2 भी लेंगे, 3 दिया है तो हम 3 भी लेंगे, 5 दिया है तो हम 5 भी लेंगे। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है विशेष तौर पर, वो ये रखना है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। यहाँ पर हम उस पद के सबसे बड़ी घात लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप 2 है, 2 यहाँ 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, तो हम LCM में सबसे बड़ी घात 2 की घात 2 लेंगे, तो हमने 2 की घात 2 ले लिया।
इसके बाद 3 का भी एक पद है, तो इसकी बड़ी घात तो 1 ही है, तो 3 की घात 1 ले लिया। इसके बाद 5 दिया है, तो हमने 5 की घात 1 ले लिया। अब हम इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 4 ती 12, 12 पंचे 60। इस तरह से ये आपका, तो हम बता देंगे कि एलसीएम कितना आ गया। ये हो गया आपका 6 और 20 का एलसीएम 60। अतः HCF 6 और 20 का बराबर 2 आता है, तथा एलसीएम 6 और 20 दोनों का जो एलसीएम होता है वह 60 होता है। इस प्रकार से 6वें प्रश्न का हम हल करेंगे। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न में कहा गया है कि अभाज्य, आप 7वां प्रश्न देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर HCF तो हमने उसी प्रकार से निकाला है, लेकिन एलसीएम के लिए इन्होंने एक दूसरी विधि का उपयोग किया है, तो हम इसको कॉपी में किस तरह से हल करेंगे वो आप समझें। देखिए, उदाहरण 7 का जब हम हल करेंगे तो हमारे सामने 2 संख्याएं दी गई हैं, एक 96 और एक 404। तो सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और 404 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इन गुणनखंडों को जब हम गुणा के रूप में लिखते हैं, 96 के हमने गुणनखंड लिखे और 2 का गुणा कितनी बार है, 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3 का गुणा कितनी बार है, 1 बार। इसी प्रकार से हमने 404 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 गुणे 2 गुणे 101, तो 2 का गुणा कितनी बार है, 2 बार, गुणा 101 कितनी बार है, 1 बार। अब हमें इन अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा अब हमें HCF ज्ञात करना है 96 और 404 का। तो हम देखते हैं कि 96 और 404 में हमने अभी इसके पहले सूत्र पढ़ा है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अब उभयनिष्ठ देखते हैं पहले, यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो ये 2 आपका उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं होगा। यहाँ 101 है, यहाँ 101 नहीं है, तो ये भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ आपका ए है, लेकिन HCF में हम सबसे छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 की घात 2 लिया, तो ये आ गया 2 की घात 2 बराबर 2 दूनी 4, ये आपका HCF आ गया 96 404 का। अब हमें जब एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, एक सूत्र लगाया गया है, चूंकि HCF गुणे LCM, HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमें जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, हम उन दोनों संख्याओं का यदि गुणा करते हैं और HCF और LCM इन दोनों का गुणा करते हैं, तो ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इसमें मान रख के देखते हैं। सबसे पहले हमें HCF जो निकालना है, HCF 96 404 गुणा LCM 96 404 बराबर 96 गुणे 404, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं हैं 96 और 404। तो अब हमने इसमें, चूंकि हमें एलसीएम निकालना है, HCF हम ज्ञात कर चुके हैं, तो एलसीएम 96 404 बराबर 96 गुणे 404 और बटे HCF 96 404। अब HCF जो 96 404 है, इसका उत्तर हमारा 4 आया है, तो हम इसमें मान रख देंगे 96 गुणे 404 बटे 4। हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 96, अब 4 से हमने 404 को भाग दे दिया, तो 101 आ गया। तो 96 गुणे 101, जब हम 96 का गुणा 101 में करेंगे तो 9696 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि, अब हम उत्तर में बता देंगे, अतः HCF 96 404 बराबर 4 तथा LCM 96 404 बराबर 9696। अब हम उदाहरण 8 को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, संख्या 6, 72 और 120 का
अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अभी तक हमें दो दो संख्याएं दी जाती थी, अब इस प्रश्न में हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, तो हम इनका HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको इसमें दिया गया है। इसी जिस प्रकार से हमने दो दो संख्याओं के ज्ञात किए हैं उसी प्रकार से हम इसका भी HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो हम उदाहरण 8 का हल कैसे करेंगे। जो हमें संख्याएं दी गई हैं 6, 72 और 120। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम इनको गुणा के रूप में लिखेंगे। 6 को हमने लिखा, पावर के रूप में लगाया। 72 के हमने अभाज्य गुणनखंड लिखे। 2 का गुणा कितनी बार है? 3 बार। और 3 का गुणा 2 बार। 120 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। 2 का गुणा 3 बार है और 3 एक बार है और 5 एक बार है। अब हम HCF निकालेंगे। HCF 6, 72, 120। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जी आपका उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब यहाँ केवल 5 है तो अब उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमें उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अब 2 में सबसे छोटी घात 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 की घात 1 गुणा। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। तो 3 में सबसे छोटी घात 3 की घात 1 है, तो हम यहाँ 3 की घात 1 लिख लेंगे। और 2 एकम 2 की घात 1 है तो 2 आएगा, 3 गुणा 3 की घात 1 है तो 3 आएगा और 2 तिहाई 6। इस तरह से हमारा इन 6, 72 और 120 तीनों संख्याओं का HCF कितना आया? 6। अब हम LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घातें, अब देखो यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो 2 में सबसे बड़ी घात 2 की घात 3, तो हमने 2 की घात 3 लिखा गुणा। अब यहाँ 3 की सबसे बड़ी घात 3 की घात 2, तो हमने यहाँ 3 की घात 2 लिखा। और इसके बाद क्या बचा? 5, तो हमने 5 की घात 1, हमने इसको भी लिख लिया। अब गुणा करेंगे। 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 2 का मतलब 3 तिरका 9 और 5 की घात 1 का मतलब 5। और इस तरह से जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 360। तो अब हम उत्तर में बता देंगे। अतः HCF 6, 72 और 120, इसका HCF कितना आया? 6, तथा LCM 6, 72, 120 का 360। अभी तक हमने दो दो संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात किए, लेकिन इस उदाहरण में हमें 3 संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात किए। लेकिन इस प्रश्न में आपको एक बात विशेष ध्यान देनी होगी। इसके पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था कि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लेकिन इसमें आपको इस टिप्पणी के माध्यम से एक बात विशेष ध्यान देनी है। ध्यान दीजिए कि हमारी जो 3 संख्याएं थीं 6 गुणा 72, 120, यानी अगर हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो ये बराबर नहीं होता है HCF और गुणा LCM। यहाँ पर ये बराबर नहीं हो रहे हैं। क्यों बराबर नहीं हो रहे हैं? अर्थात 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। जी आपको विशेष ध्यान देना है कि HCF और LCM ये दोनों किसके बराबर होते हैं? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। लेकिन अगर हमें 3 संख्याएं दी जाती हैं और उनका HCF और LCM निकालते हैं तो ये विशेष ध्यान देंगे कि 3 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।